अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, अब आप इस पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई कोई खेला अगर यहां पर उद्धव ठाकरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरफ इंगित विनोद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो खेला करने में सफल होंगे? और एक बात तो है राजीव, एक बार फिर से वही नैरेटिव कि यहां पर विपक्ष को तो चुनाव में बीजेपी ने हरा दिया, लेकिन अपने सहयोगियों पर ही भारी पड़ गई इधर भी। देखिए पूजा, हमने कई बार आपसे ये चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, इनमें एक मूलभूत अंतर है। पहली बात यह है कि कांग्रेस ने, अगर आप पीछे इतिहास देखेंगे, कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया, छोटी पार्टियों या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, वहां पर कांग्रेस कमजोर हुई और वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या छोटी पार्टी के साथ समझौता किया, वो पार्टी धीरे धीरे छोटी होती गई, वो नेता छोटा होता गया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी और बड़ा उसका कद होता गया। ये उसके गठबंधन की राजनीति का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, शेर जब नाला या चौड़ी नहर देखता है, वो पहले जा करके वहां टटोलता है, फिर एक कदम पीछे आता है, फिर जंप करता है और कूद जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है। पहले वो नाले को देखती है, गठबंधन के लिए कोई अपना कहाँ कौन मिलता है उसके साथ उसका हाथ पकड़ती है और फिर एक कदम पीछे हटा करके और फिर उस नाले को पार करती है। इसका जितना कहिए मैं उतना उदाहरण दे सकता हूँ। मैं इस समय पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ ममता बनर्जी की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक 1999 में जीता था। 1980 में पार्टी बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और वही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस जनसंघ का पहला विधायक कह लीजिए या भाजपा पृष्ठभूमि का 1999 में बना और उस चुनाव में गठबंधन था भाजपा और टीएमसी का। और आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां ममता बनर्जी को सीएम पद से धक्का देने के बारे में सोच रही है और सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी या प्रमुख आमने सामने की लड़ाई भाजपा और टीएमसी में। इसी तरह अगर आप शिवसेना देखें, पहले तो शिवसेना एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपना सीएम रखा, दूसरे इलेक्शन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने पद नहीं दिया, भले गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे को समझ में ये बात आ गई थी, लेकिन फिर वो शिवसेना भी टूट गई और अब एकनाथ शिंदे उस मुहाने पर बैठे हैं जहां उन्हें जैसा बीजेपी कहेगी वैसा करना पड़ेगा अगर उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में रहना है। इस वक्त जैसा बीजेपी कहेगी वैसा एकनाथ शिंदे को करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो भी वो उनका और नीचे जाना तय है और करेंगे तो और नीचे जाना और तय है। तो इस तरीके से एकनाथ शिंदे 2.5 साल मुख्यमंत्री तो रह लिए, लेकिन अब पूरी जिंदगी उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो बीजेपी के कहने के हिसाब से चलेगी। नहीं तो आपने कहीं ऐसा उदाहरण देखा है कि जिस गठबंधन की सरकार देश में हो, जिस गठबंधन की सरकार उस प्रदेश में हो, उसी गठबंधन का प्रमुख दल अपने पार्षदों को ताज होटल में ले आकर के नतीजे निकलने के बाद रखे, उसे यह डर हो जाए कि उसके पार्षद टूट जाएंगे। ये अपने आप में अजीबो गरीब और हास्यास्पद स्थिति है। वो सिर्फ डर इस बात का है, उन्हें डर एकनाथ शिंदे का भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, उन्हें डर इस बात का है कि जिस तरह से शिवसेना छोड़कर वो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह, देखिए उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए हैं और उद्धव ठाकरे बीएमसी से इतने सालों का उनका दबदबा खत्म हुआ है, लेकिन वो फिनिश नहीं हुए। उनका जो 65 सीटें उनके जीतने का जो मामला है और 6 सीटें एमएनएस की, 71 सीटें उनके पास हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों से मेल करिए और मुंबई की मराठी बहुल सीटों को अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की प्रेजेंस मुंबई में बनी हुई है। और अगर जो शिवसेना के पुराने काडर के लोग हैं वो सब एकनाथ शिंदे के साथ गए लोग, ज्यादातर लोग वही शिवसेना वाले ही हैं, तो अगर उनके विचार में पुनः घर वापसी का विचार आया तो एकनाथ शिंदे इस सियासत में अलग थलग पड़ सकते हैं। उन्होंने इसलिए, जो विनोद जगदाले ने कहा 1 महीने का जो है, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों को एक जगह रखा है। अभी तो ये कहने वाली बात है कि हम 2.5 साल का मेयर, आप सोच सकती हैं कि जिसको 25 चाहिए 114 में से
25 पार्षद चाहिए, 89 उसके हैं और 29 इसके हैं, उनके पास 29 है। तो आप सोच सकते हैं कि 89 वार्ड मेंबर जिसके हो वो 29 वाले का मेयर बनाएगा। ये तो कहने वाली बात है कि हम बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो सीधी सी बात ये है कि वो उद्धव ठाकरे की तरफ पुराना घर वापसी उनके पार्षद कहीं न कर जाए, इसलिए मेयर चुने जाने तक वो उनको एक साथ रखें। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये कहा होगा कि एकनाथ शिंदे जी अपने आप पार्षदों को जल्दी से एक होटल में बुला के रख लीजिए। और आखिरी बात ये मैं कह रहा हूं कि जहां से आनंद दीघे, जो कि शिवसेना के बहुत ही कद्दावर नेता ठाणे के थे और उनको एक भगवान के दर्जा ठाणे में दिया जाता है, उन्हीं के शिष्य थे एकनाथ शिंदे, और वहीं से वो उन्हीं की वजह से आरएसएस में आए थे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कि एकनाथ शिंदे का जो ठाणे वाला घर है वो वार्ड मेंबर पिछले 25-30 वर्षों से जो शिवसेना के थे और वो टूट के शिंदे के साथ चले गए थे, वहां बिल्कुल नए कैंडिडेट को उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार बनाया। और ठाणे में जहां घर है एकनाथ शिंदे का, वही वार्ड का चुनाव मशाल जीत गई, यानी उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीत गया और एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट हार गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बीजेपी ने अपनी ताकत को वहां तक पहुंचा दिया है कि जो कहेगी उन्हें वही करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एकदम इंटरेस्टिंग जो है ये वाला जो लोकल चुनाव है, और ये इतना इंटरेस्टिंग किसी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव से कम नहीं लग रहा है। और अब जब नतीजे आ गए हैं तो और ज्यादा खेला यहाँ पर किसके साथ होने जा रहा है